अक्सर हम सोचते हैं ना कि हमारे आसपास जो हवा, पानी या मिट्टी है, ये सब प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं, यानी फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। लेकिन वास्तव में इसकी कहानी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए आज इस दिलचस्प विषय की गहराई में चलते हैं और इस पूरे सिस्टम की सच्चाई को समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के इस पूरे कॉन्सेप्ट को बारीकी से एक्सप्लोर करेंगे। ये एक मैक्रो से माइक्रो तक का सफर होगा, जहां हम ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी जैसी बड़ी बातों से शुरुआत करेंगे और सीधे उस मिट्टी तक जाएंगे जिस पर हमारे कदम हैं। आज हम मेनली 5 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला, दुनिया के संसाधनों की परिभाषा। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत। तीसरा, रिसोर्स प्लानिंग का कॉन्सेप्ट। चौथा, हमारी सीमित जमीन। और पांचवा, मिट्टी के प्रकार और उसका संरक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, डिफाइनिंग आवर वर्ल्ड्स रिसोर्सेज। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो नेचर के आम सामग्री को एक उपयोगी संसाधन में बदल देती है? पर्यावरण में मौजूद ऐसी हर चीज जो हमारी किसी जरूरत को पूरा करती है, उसे हम एक रिसोर्स या संसाधन कह सकते हैं। पर इसकी 3 अहम शर्तें हैं। ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। बेसिकली नेचर में पड़ी कोई भी चीज अपने आप में बस एक पत्थर या जड़ होती है, जब तक कि ह्यूमन एक्टिविटीज उसे एक उपयोगी रिसोर्स न बना दें। अब इसको इस तरह से देखते हैं, प्रकृति, तकनीक और हमारी संस्थाओं के बीच ना एक अटूट कनेक्शन है। हम इंसान टेक्नोलॉजी के जरिए नेचर से इंटरैक्ट करते हैं और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्पीड अप करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। ये तीनों मिलकर एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं जिस पर हमारा पूरा विकास निर्भर करता है। अगर हम दुनिया के सारे रिसोर्सेज को क्लासिफाई करें तो ये 2 मेन हिस्सों में बंटते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। नेचुरल रिसोर्सेज में रिन्यूएबल चीजें आती हैं, जैसे हवा और पानी, और नॉन रिन्यूएबल जैसे फॉसिल फ्यूल्स। वहीं दूसरी तरफ इंसानी संस्थाएं और खुद ह्यूमन रिसोर्सेज की गुणवत्ता आती है। ये पूरा विभाजन हमें दिखाता है कि धरती पर रिसोर्सेज कितने विविध हैं और हम उन पर कितने निर्भर हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, द ड्राइव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास, जो समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सोचने वाली बात है कि अगर हम इन रिसोर्सेज को मुफ्त और अनलिमिटेड मानकर अंधाधुंध यूज करते रहें तो क्या होगा। इसके नतीजे सच में भयानक हैं। लालच के चलते रिसोर्सेज तेजी से खत्म हो रहे हैं। जब ज्यादातर रिसोर्सेज कुछ ही हाथों में इकट्ठे हो जाते हैं तो सोसाइटी अमीर और गरीब में बढ़ जाती है, और इसके ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग और लैंड डिग्रेडेशन जैसी बड़ी ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। इस कंजर्वेशन की जरूरत पर महात्मा गांधी जी का एक बेहद पावरफुल थॉट है। उन्होंने कहा था, हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। ये लाइंस बिल्कुल सटीक बैठती हैं। मास प्रोडक्शन और एक्सप्लॉयटेटिव टेक्नोलॉजी का लगातार उपयोग, यही आज की मॉडर्न दुनिया के रिसोर्स संकट की सबसे बड़ी जड़ है। इस बढ़ते संकट को देखते हुए ग्लोबली एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू हुई। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने सबसे पहले इस पर आवाज उठाई। फिर 1974 में E.F. शुमाहर की किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल आई। 1987 में ब्रोंटलैंड रिपोर्ट ने पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया दिया। और फाइनली 1992 में ऐतिहासिक रियो अर्थ समिट हुआ, जहां एजेंडा 21 पर साइन किए गए। ये ग्लोबल जागरूकता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। चलिए अब समझते हैं तीसरा हिस्सा, द रिसोर्स प्लानिंग पजल। संसाधनों की सही प्लानिंग करनी आखिर इतनी जरूरी क्यों है? यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास देखने को मिलता है। देश के कुछ हिस्से मिनरल से भरे हुए हैं, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जहाँ रिसोर्सेज कम हैं, वो हाईली डेवलप्ड हैं, जैसे झारखंड या छत्तीसगढ़। मिनरल रिच तो हैं, पर विकास में पीछे रह गए। ये फैक्ट साफ दिखाता है कि सिर्फ रिसोर्स होना काफी नहीं है, टेक्नोलॉजी और सही संस्थाओं का होना उतना ही जरूरी है। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए भारत में रिसोर्स प्लानिंग के 3 अहम स्टेप्स होते हैं। पहला, पूरे देश में रिसोर्सेज की पहचान करना और उनकी प्रॉपर इन्वेंट्री बनाना। दूसरा, सही तकनीक और स्किल के साथ एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करना। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, इन रिसोर्स प्लान्स को नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ अलाइन करना। ये एक लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पर संतुलित विकास के लिए बेहद आवश्यक है। तो अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, लैंड, आवर फाइनाइट फाउंडेशन।
यानी हमारी सीमित जमीन जिसका आकार बदला नहीं जा सकता। अगर हम फिजिकली देखें तो हमारी जमीन कुछ इस तरह डिवाइडेड है। करीब 43% हिस्सा प्लेन्स या मैदान है जो खेती और उद्योग के लिए परफेक्ट है। 30% हिस्सा पहाड़ों का है जो नदियों के फ्लो और पर्यटन को सपोर्ट करते हैं, और बचा हुआ 27% हिस्सा प्लेटोज या पठार हैं जहां हमारे ज़्यादातर मिनरल्स और जंगल्स छिपे हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस लिमिटेड फाउंडेशन को आज बहुत नुकसान हो रहा है। माइनिंग की वजह से बड़े पैमाने पर जंगल कट रहे हैं, ओवरग्रेजिंग से ज़मीन की परत खराब हो रही है, कुछ एरियाज़ में ओवर इरिगेशन से ज़मीन खारी हो रही है, और इसके अलावा इंडस्ट्री से निकलने वाली धूल और केमिकल कचरा ज़मीन की क्वालिटी को तेज़ी से गिरा रहा है। लेकिन हाँ, जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी हैं। ज़मीन को बचाने के लिए कई व्यवहारिक कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे नए पेड़ लगाना, ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल करना, शेल्टर बेल्ट्स लगाना, माइनिंग पर कड़ी निगरानी रखना, और सबसे अहम, इंडस्ट्रियल कचरे को एनवायरनमेंट में छोड़ने से पहले ठीक से ट्रीट करना। इन कदमों से ज़मीन के डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है। और अब आखिर में आते हैं हमारे 5वें सेक्शन पर, मिट्टी के प्रकार और उसका संरक्षण। ये फैक्ट सच में हैरान कर देने वाला है कि मिट्टी की सिर्फ कुछ सेंटीमीटर गहरी परत बनने में लाखों साल लग जाते हैं। क्लाइमेट, चट्टान, वनस्पति और एक लंबा समय, ये सब मिलकर लगातार मिट्टी का निर्माण करते हैं। इससे ये पता चलता है कि मिट्टी कोई बेजान चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही लिविंग और फ्राजाइल सिस्टम है। एक बार इसको गवा दिया तो वापस पाना लगभग नामुमकिन है। इंडिया में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख मिट्टी अलूवियल मिट्टी होती है, और इसके 2 मेन टाइप्स हैं। एक है पुरानी अलूवियल, जिसे बंगर कहते हैं, इसमें कंकर ज्यादा होते हैं और ये थोड़ी खुरदुरी होती है। दूसरी है नई अलूवियल यानी खादर, इसमें बेहद बारीक पार्टिकल्स होते हैं और ये बंगर के मुकाबले खेती के लिए कहीं ज्यादा उपजाऊ होती है। इसके अलावा एक और बेहद जरूरी टाइप है ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी, जिसे रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। ये लावा के जमने से बनती है और कपास यानी कॉटन की खेती के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि इसकी मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी कमाल की होती है। साथ ही इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और पोटाश काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। तो इन सभी तथ्यों को समझने के बाद एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल सामने आता है, क्या हमारा आज का डेवलपमेंट आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को दांव पर लगा रहा है, या फिर सोसाइटी आखिरकार इस धरती के एक स्टुअर्ड या समझदार संरक्षक की तरह बिहेव करना सीख रही है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आने वाले कल की तस्वीर तय करेगा।